नमस्कार बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, हमारा पाठ 10 कामचोर चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ में देखा था या अध्ययन किया था कि किस प्रकार से बच्चे अनियंत्रित होकर के और घर में कार्य करते हैं, पानी ढुला देते हैं, फर्श पर कीचड़ कर देते हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ का वातावरण किस प्रकार का हो जाता है, इस बात को हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे का अध्ययन कर रहे हैं कि तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अर्थात भेड़ें संकोच में पड़ी हुई थी क्योंकि उन्होंने चारों तरफ का जो स्थान था उसको रौंद दिया, गंदा कर दिया। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। अर्थात जब चारों तरफ से ऐसा लगने लगा कि भाई जैसे युद्ध समाप्त हो गया हो और सेना अलग अलग हो गई हो, तो ऐसा प्रतीत होने लगा। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। अर्थात उन्होंने दुपट्टे से अपना मुंह को ढक रखा था। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। उनको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, वो तो जैसे सपनों में सपने देख रही हो। और जब बाद में वो चिल्लाई कि मारो मारो पकड़ो, तो उसने इस तरीके से कहा। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। और तरकारी मतलब सब्जियों की जो टोकरी थी, उस सब्जियों की टोकरी पर वो टूट पड़ी। अर्थात वहाँ पर वो खाने के लिए दौड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियाँ तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। दालान जो था वहाँ पर, दालान का मतलब बरामदा, बरामदे के अंदर वो मटर को तोल तोल करके दे रही थी। किसको दे रही थी? रसोइये को, जो रसोई में खाना बनाता था। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो आप अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती है। अर्थात भेड़ जो होती है उसको आप पीटोगे या उसके मारोगे हाथ की, तो ऐसे लगोगे, ऐसे आपको प्रतीत होगा जैसे आप तकिए के ऊपर हाथ मार रहे हो, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी, उल्टा वो आपकी तरफ ही दौड़ेंगी और चढ़ने की कोशिश करेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाई में झोंक दी। अर्थात वो सारी तरकारी के जो छिलके थे वो सारे के सारे वो खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। अर्थात उनसे कह दिया था कि भाई आप काम नहीं करोगे तो आपको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। वे 4 भैंसों का दूध दुहाने पर जुट गए। अर्थात वो भैंसों को दूध निकलाने के लिए तैयार हो गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8
4 थनों पर पिल पड़े। अर्थात उन्होंने बाल्टी को उठाया, चाहे वो धुली हो और चाहे बिना धुली हो, और वे जो थन थे भैंस के उसकी तरफ चल पड़े। अर्थात उसमें से कोशिश करने लगे कि वो दूध निकाल लें। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर बैठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अर्थात भैंस के अगाड़ी के और पिछाड़ी के यानी आगे के और पिछले पैरों को बांध दिया जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुही लिया जाए। अर्थात फिर उसके बाद में भैंस काबू में हो जाएगी और फिर ऐसी स्थिति में उनका दूध निकाल लिया जाएगा। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। अर्थात 2 पैर तो उन्होंने बांध दिए थे। किससे बांध दिए? चाचा जी की जो खाट पड़ी हुई थी, चारपाई पड़ी थी, उससे बांध दिए। और आगे के जो 2 पैर थे उनको बांधने के लिए कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। अर्थात भैंस सतर्क हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि चाचा जी की चारपाई से बांध रखी थी। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। चाचा जी को पता ही नहीं कि भैंस किस तरीके से उनकी जो चारपाई है उनकी खाट है उसको खींच करके ले जा रही है। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आ गया हो, अर्थात आंधी आ गई हो, कोई तबाही आ गई हो। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। कहने लगे कि भाई ये कोई तरीका है तुम्हारा? यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। फिर किसी ने कहा कि भाई ये तो भूल हो गई कि बछड़ा तो खोला ही नहीं। इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया कि भाई जब तक बछड़ा दूध नहीं पिएगा तब तक दूध कैसे निकलेगा, इसलिए बछड़े को तो खोलो, जिससे कि बछड़ा आए दूध पिए तभी तो दूध निकाला जाएगा। तो तत्काल मतलब तुरंत बछड़े को भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। अर्थात बछड़ा जब दौड़ा माँ की तरफ अर्थात भैंस की तरफ, तो भैंस की ममता जागृत हुई और उसने अपने खुर जो थे, अपने पैर जो थे, उनके ब्रेक लगा दिया। अर्थात वह रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। दुहाने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। अर्थात जब वो निकालने लगे दूध तो इधर उधर जो दूध था वो गिरने लगा। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई, अर्थात उनको हाँक करके भगाया गया, भेजा गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए। वो बेचारी रो रही थी, मातम मना रही थी, दुख जाहिर कर रही थी, तो उसके आंसू को पहुँचे गए। अर्थात उससे कहा गया। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो
या मुझे ही रख लो। ये अम्मा ने कहा कि भाई या तो आप बच्चों का राज्य कर लो, यहाँ पर इनको ही रख लो, और या फिर मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने क्या कहा कि भाई यदि आप बच्चों को ढंग से नहीं रखोगे या आपके बच्चे ढंग से नहीं रहेंगे या बच्चों का राज रहेगा यहाँ, तो मैं तो अपनी मायके जा रही हूँ। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अब्बा यानी कि जो पिताजी थे, उन्होंने सारे बच्चों को एक कतार में खड़ा कर दिया, एक लाइन में खड़ा कर दिया, और लाइन में खड़ा करने के बाद में क्या किया, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल क्या होता है बच्चा? जब फौज के अंदर सैनिक कोई गलती कर देते हैं तो उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है, अर्थात फौजी अदालत में उनको सज़ा सुनाई जाती है। तो ऐसा लगा जैसे फौजी अदालत में बच्चों को सज़ा सुनाई जा रही हो। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये कहा अब्बा ने। क्या कहा कि यदि किसी ने कोई किसी भी घर की चीज़ को हाथ लगाया तो खाना उसका बंद कर दिया जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। फिर बच्चों ने भी ये महसूस किया कि भाई हम भी जहाँ बैठे रहेंगे पहले की तरह ही, और हम पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों ने बछड़ों को भी साथ, बच्चों के जो थे उन्होंने इस तरीके का वातावरण वहाँ पर जब किया था कि बछड़े को भी खोल दिया, दूध के बर्तन उनके गोबर में गिर गए और दूध जो बछड़े के मुंह में गया था कुछ ज़मीन पर और कपड़ों पर बिखर गया था। तो इसको बच्चा राज जो कह सकते हैं अपन, कि बच्चों की मनमानी हो रही थी, उससे अम्मा आगरा जाने लगी थी। तो अब्बा ने सबका कोर्ट मार्शल कर दिया और फिर ये कह सुनाया कि भाई अब आपको किसी चीज़ के हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले की तरह ही जैसे थे वैसे रहें। इस प्रकार से इस अध्याय के माध्यम से या इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि बच्चे किस प्रकार से मोटे होते जा रहे हैं क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं, और जब काम करने की उनसे कहते हैं तो वो इस तरीके से काम करते हैं कि उल्टा नुकसान होता है घर में। तो यहाँ इस अध्याय से या इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अभिभावकों को चाहिए कि वो छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे काम बताएं, समझाएं, और यदि उनसे कोई काम नहीं होता है तो उस काम को समझाएं कि उनको किस प्रकार से करना है। इससे घर का वातावरण अच्छा होगा, बच्चों का कार्य में मन लगेगा, बच्चे जीवन में प्रारंभ से ही कार्य करने लगेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेंगे। क्योंकि यदि हम बच्चों से काम नहीं लेंगे तो वो बड़े होकर के भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। तो ये कामचोर पाठ था जो यहाँ समाप्त होता है। अब इसके पश्चात अगली कक्षा के अंदर इसके प्रश्नोत्तर भेजे जाएंगे। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए कि आप इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में करते रहिए और करने के पश्चात इनको याद कीजिए, क्योंकि इस बार परीक्षा आवश्यक रूप से होगी। ये ना समझें आप कि परीक्षा नहीं होगी, तो इसलिए अपनी तैयारी घर पर करते रहें।